हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट SSC 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 28। इस सेशन में हम लोग GK GS के क्वेश्चंस करेंगे विथ बेस्ट सोल्यूशन। क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ ऑप्शन एनालिसिस भी करेंगे ताकि आने वाले जो SSC के एग्ज़ाम्स है, रेलवे NTPC के एग्ज़ाम्स है, एज वेल एज अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जिसमें GK GS पूछा जाता है, उसमें आपके सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बन जाए। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सेशन को एंड तक देख लिया तो आपको GK के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं, सीरीज़ को एंड तक देख लीजिए एंड एग्ज़ाम देने चले जाइए। आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन बनने वाला है, ये मेरा गारंटी है। एंड अगर आपको PDF चाहिए देन आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे, मेरे इन एफर्ट से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिले, देन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि कैसा लगा। एंड यस, अगर आप लोगों को थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए या तो फिर कोई और आप कमेंट करना चाहे रिगार्डिंग दिस वीडियो, देन वो भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। What does herpetology deal with? herpetology फॉलोइंग ऑप्शंस में से किसके स्टडी के साथ डील करता है? फिश, इंसेक्ट, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन या फिर बर्ड्स? आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज अ फ्रॉग, ब्लू कलर्ड फ्रॉग। फ्रॉग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एम्फीबियन। वाई एम्फीबियन? देन बिकॉज इट कैन लिव बोथ ऑन वाटर एंड लैंड, तो उन्हीं को एम्फीबियन कहा जाता है। ये भी आप टर्म याद रखिए, व्हाट इज एम्फीबियन। देन करेक्ट आंसर इज स्टडी ऑफ रेप्टाइल एंड एम्फीबियन इज कॉल्ड herpetology। आप देखिए herpetology, HER। इसी के साथ एक सिमिलर टर्म है, दैट इज हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी क्या है? हेपेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैनक्रियस, लिवर, बिलारी ट्री, गोल ब्लडर एट्सेट्रा। जो हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गेन्स है, उनके स्टडी को हेपेटोलॉजी कहा जाता है, एज लाइक पैनक्रियस, लिवर एट्सेट्रा एंड देयर डिसऑर्डर्स। देन व्हाट इज ऑर्निथोलॉजी? ऑप्शंस में थे, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड। स्टडी ऑफ बर्ड को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट को कहा जाता है एंटोमोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ फिश इज नोन एज इचिथोलॉजी। ये आप देख सकते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिश। व्हाट इज इट? देन इच्थियोलॉजी। देन द स्टडी ऑफ फिश डेट्स फ्रॉम द अपर पैलेओलिथिक रेवोल्यूशन। अपर पैलेओलिथिक रेवोल्यूशन के बाद देखिए हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ एंड फिशिंग एंड ऑल ज़्यादा मायने में होने लगे, जिस वजह से हम फिश को कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा करते थे। तभी से स्टडी ऑफ फिशेस किया जाता है। As of April 2025, who among the following was the Chief Economic Advisor to the Finance Ministry of India? Chief Economic Advisor कौन है currently? आप पिक्चर में देख सकते हैं, he is very famous personality of India, वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन is the current Chief Economic Advisor टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, या तो फिर सिंपली आपको क्वेश्चन में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी आएगा। इनका अपॉइंटमेंट 2022 में हुआ था एंड अभी भी यही है। तो करेक्ट आंसर इज वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन, और सिंपली अनंत नागेश्वरन इस तरीके से भी आएगा, तो आप नेम पहचान लीजिए। देन हम इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स है एंड करंट हेड्स है, वो देख लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। मोशिन नकवी रीसेंट अपॉइंटमेंट है, ही इज़ recently appointed as the president of Asian Cricket Council, Moshin Naqvi. Sohini Rajola appointed as executive director at NPCI, National Payment Corporation of India, जिससे हम UPI transactions भी करते हैं। एंड UPI transaction में राइट नाउ रिजर्व बैंक ने अपने जो लिमिट्स है 1 लाख का था, वो लिमिट रखा एंड अपने बाकी जो हमारे मर्चेंट टू मर्चेंट या तो फिर पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स में जो भी लिमिट लगाने हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी NPCI को देने का बात किया है। तो इस वजह से NPCI अभी न्यूज़ में है। इसी के साथ एसोसिएटेड क्वेश्चन आपको पूछ लेगा एग्जाम में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, एंड ये रीसेंट अपॉइंटमेंट भी है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बनती है सोहिनी रजोला। देन शिव सुब्रमण्यम रमन। शिव सुब्रमण्यम रमन कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन न्यू चेयरपर्सन ऑफ PFRDA, that is Pension Fund Regulatory and Development Authority. Swaminathan S. Iyer. Swaminathan S. Iyer is appointed as whole-time member of IRDAI. IRDAI का full form क्या है? Then Insurance Regulatory and Development Authority of India के currently appointed whole-time member कौन है? Then he is Swaminathan S. Iyer. RBI के
करंट डिप्यूटी गवर्नर, रीसेंट अपॉइंटमेंट है, शी इज़ पूनम गुप्ता. देन सलीला पांडे अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड. SBI कार्ड की MD एंड CEO करेंटली कौन अपॉइंट हुई है? सलीला पांडे. All these are recent appointments. Then N. Chandrasekaran. N. Chandrasekaran, he is the chairman of Tata Sons and appointed as a member of IMF, International Monetary Fund, Managing Directors Advisory Council on Entrepreneurship and Growth. जो Managing Directors एडवाइजरी काउंसिल है ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ IMF का, उसके एक मेंबर अपॉइंट हुए हैं एन चंद्रशेखरन. तो इम्पॉर्टेंट, हु इज ही? इज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स. देन शिरले बोचवे, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ. रिसेंट अपॉइंटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है ऑफ द कॉमनवेल्थ, शिरले बोचवे. देन निधि तिवारी. निधि तिवारी recently अपॉइंट हुई है एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है डॉक्टर जय भट्टाचार्य, हैज़ बीन ऑफिशियली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. NIH के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं बाय US सेनेट. कौन? जय भट्टाचार्य. ही इज़ एन इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट. नेशनल तो अभी करंटली अमेरिका के हैं बट ही इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन. देन SBI के चीफ जो है करंटली CS शेट्टी है. हमें सबको पता है कि ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है. हु इज़ करंटली द चीफ ऑफ SBI? देन CS शेट्टी एंड ही इज़ ऑल्सो अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन. तो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? देन CS शेट्टी. एंड SBI के चीफ कौन है? देन ही इज या तो फिर हेड, देन ही इज़ ऑल्सो CS शेट्टी. L&T फाइनेंस ने रिसेंटली अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है. किसे? देन जसप्रीत बुमराह. सुनील कक्कड़ अपॉइंटेड एज होल टाइम डायरेक्टर एट मारुति सुजुकी. मारुति सुजुकी इंडिया और जापान का एक कॉम्बिनेशन वाला बिजनेस है ऑटोमोबाइल का, जिसके होल टाइम डायरेक्टर कौन है? सुनील कक्कड़, रिसेंट अपॉइंटेड. देन राहुल भवे MD एंड CEO इलेक्ट हुए हैं कहाँ के? देन IFCI, दैट इज़ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के. एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी जो थे राजीव गौबा अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग. नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं? देन राजीव गौबा. अजय सेठ अपॉइंटेड एज न्यू इंडियाज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी. इंडिया के नए फाइनेंस सेक्रेटरी, इंपॉर्टेंट पोजिशन अजय सेठ. अमिताभ कांत NIIT यूनिवर्सिटी के चांसलर अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, अमिताभ कांत. देन अनुज कुमार सिंह अपॉइंटेड एज जॉइंट सेक्रेटरी एंड UPSC. हु डिस्कवर्ड TB वैक्सीन? TB का जो वैक्सीन दैट इज ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था? फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है लियोन कैलमेट एंड कैमिले गुएरिन. इन दोनों ने मिलके TB का वैक्सीन दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, जो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से? देन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है ये डिसीज़, जिसमें वैक्सीन दैट इज़ कौन सा वैक्सीन? BCG वैक्सीन. BCG वैक्सीन TB होने से लिया जाता है एंड इसको डिस्कवर किसने किया था? देन करेक्ट आंसर इज लियोन कैलमेट एंड कैमिले गुएरिन. इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट जो वैक्सीन है वो देख लेते हैं. ये देख सकते हैं आप, BCG वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय लियोन कैलमेट एंड कैमिले गुएरिन इन विच ईयर? 1921. जिस ईयर में आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन का फर्स्ट साइट दैट इज़ हड़प्पा डिस्कवर हुआ था, उसी ईयर में इन्होंने TB का वैक्सीन डिस्कवर किया. इस तरीके से भी आप एसोसिएट कर सकते हैं. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिस ईयर को स्टार्ट हुआ या तो फिर पिक पे था 1921, and in that year only BCG vaccine was discovered by these two personalities. Then Edward Jenner किसके साथ associated है? He discovered smallpox vaccine. Jonas Edward Salk ने discover किया था पोलियो वैक्सीन. फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय जॉनस एडवर्ड सॉक. देन लोइस पास्चर का डिस्कवरी कौन सा है? इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो है पास्चराइजेशन एंड फर्मेंटेशन. इन्होंने ही डिस्कवर किया था. इन्होंने स्टडी ऑफ मॉलिकुलर एसिमेट्री को भी बहुत पायनियर किया था, बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक इन्होंने पढ़ा एंड इन्होंने एंथ्रेक्स एंड रेबिस का वैक्सीन भी डेवलप किया था. तो लोइस पास्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी. समटाइम्स इन्हीं सभी जो डिस्कवरीज हैं इनके डेट्स भी पूछ दिए जाते हैं, वो मैं कभी और किसी और सेशन में ले आऊँगी. एंड अगर आप लोग इतना कर सकते हैं कि आप लोग इन सब डेट्स को, जिनको पता है वो लोग ऐसे ही कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. अगर आपको नहीं पता है गूगल से सर्च करके कौन सा वैक्सीन किस ईयर को डिस्कवर हुआ था कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. आपका होमवर्क है, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा एज वेल एज आपको भी याद हो जाएगा एंड बाकी लोगों को भी हेल्प होगा. ये देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स, विटामिन डेफिशिएंसीज, ये सब मैंने मेंशन किया है. सबसे पहले वैक्सीन्स देख लेते हैं. BCG वैक्सीन
ट्यूबरकुलोसिस के लिए लिया जाता है। देन OPV दैट इज़ ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो में लिया जाता है। IPV दैट इज़ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी पोलियो के लिए लिया जाता है। देन रोटावायरस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डायरिया के लिए लिया जाता है रोटावायरस वैक्सीन। देन OCV दैट इज़ ओरल कोलेरा वायरस, ये किसके लिए लिया जाता है? देन कोलेरा जो डिसीज़ है उसके लिए OCV वैक्सीन लिया जाता है। देन टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन दैट इज़ TCV वैक्सीन टाइफॉइड के लिए। HPV वैक्सीन सर्विकल कैंसर के लिए। MR वैक्सीन मिसल्स एंड रूबेला के लिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। आपको सिंपली अगर शॉर्ट फॉर्म में दे दे, आपको फुल फॉर्म में देने से तो आप आंसर कर सकोगे, जब शॉर्ट फॉर्म में दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये सब थोड़ा ध्यान दे दीजिए। देन विटामिन एंड डिफिशियंसीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट कोई ना कोई एक सवाल तो बन ही जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट कुछ विटामिन एंड द डिफिशियंसीज मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से कौन सा बीमारी होता है? देन नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 causes बेरी B2 एसोसिएटेड विद एरिबोफ्लेवोसिस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। B1 विटामिन ए मोर इम्पॉर्टेंट। देन विटामिन सी के डिफिशियंसी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन ई के डिफिशियंसी से लेस्ट फर्टिलिटी, इट ऑल्सो केम इन लास्ट ईयर क्वेश्चन। देन विटामिन डी के डिफिशियंसी से होता है रिकेट्स। विटामिन के डिफिशियंसी से नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट B6 के डिफिशियंसी से एनीमिया, B7 डर्मेटिटिस, ये सब भी आप देख सकते हैं, बट दिस आर दी मोर इम्पॉर्टेंट वंस, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। Which of the following elements can be used to treat or purify water? वाटर को ट्रीट या तो फिर प्योरीफाई करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए कौन सा फॉलोइंग ऑप्शंस में से मेटल्स या तो फिर एलिमेंट्स यूज़ होता है? देन आप पिक्चर में देख सकते हैं, पूछा गया है व्हाट इज़ क्लोरीनेशन। इससे आपको आइडिया मिल गया होगा, क्लोराइन का यूज़ होता है। क्लोराइन का यूज़ करके जब हम वाटर को ट्रीट करते हैं इन ऑर्डर टू प्योरीफाई इट एंड किल द बैक्टीरियाज एंड वायरसेस, इट इज़ नोन एज क्लोरीनेशन। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग क्लोरीनेशन। व्हाट डज क्लोरीनेशन डू? देन इट इनएक्टिवेट्स द माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय डैमेजिंग इट्स सेल मेम्ब्रेन, एंड इनका जो डिस्टर्ब कर देता है सेल रेस्पिरेशन एंड DNA एक्टिविटी को। क्लोराइन उस सेल में एंटर करके, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल में एंटर करके, एंड इससे वाटर को ट्रीट किया जाता है। क्लोरीनेशन इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। हाउएवर कुछ वाटर बॉर्न पैथोजेंस है, नेमली प्रोटोजेंसिस, इनमें ये सब रेसिस्टेंट है टू द इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, दैट इज़ क्लोरीन यूज़ करने से भी इन सबको नहीं मारा जा सकता। क्लोरीन फर्स्ट टाइम के लिए डिस्कवर हुआ था इन स्वीडन इन 1744, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड उनके केमिकल सिंबल्स एंड उनके एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। वाई देन, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में, SSC के एज वेल एज अदर। कोई एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो रहेगा ही कि फॉर एग्जांपल क्लोराइन का केमिकल सिंबल क्या है, या तो फिर क्लोराइन का एटॉमिक नंबर क्या है, इस तरीके से आपको दे देगा। एंड अगर आप ये सब रिवाइज कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशंस होते हैं उन सब में निकालने के लिए भी आपको हेल्प होगा। तो इसी के साथ चलिए एक बार देख लेते हैं क्लोराइन का एटॉमिक नंबर कितना है। देन 17, सिंबल Cl। मैग्नीशियम का केमिकल सिंबल क्या है? Mg, एटॉमिक नंबर 12। पोटेशियम का सिंबल K, पोटेशियम सिंबल K एंड एटॉमिक नंबर 19। लीड सिंबल Pb, इम्पॉर्टेंट। देन एटॉमिक नंबर 82। Hg किसका है सिंबल? देन मर्क्यूरी का। एंड टिन का जो सिंबल है वो है Sn। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है एंड आप एसोसिएट नहीं कर सकते अगर आपने एक बार नहीं देखा होगा। ऑलमोस्ट सभी को पता होगा जो भी कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज हमें 9-10 में अच्छे से ये सब पढ़ा दिया जाता है, 10 में तो पीरियडिक टेबल रटवा दिया जाता है, तो ये रिविजन के तौर पर आपको हेल्प होगा। टिन का कितना है एटॉमिक नंबर? देन 50। टंगस्टेन केमिकल सिंबल क्या है? देन W एंड एटॉमिक नंबर 74। यूरेनियम सिंबल U एंड आपका एटॉमिक नंबर 92। यूरेनियम कौन सा यूज़ होता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ होता है? देन यूरेनियम 235। होप आपको ये पता होगा, पूछा जाता है। देन कार्बन का केमिकल सिंबल क्या है? C, एटॉमिक नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, सिंबल H। ऑक्सीजन का 0, दैट इज़ O एंड एटॉमिक नंबर 8, 0 बोल दिया, आप लोग ध्यान दीजिए, ये O है, O एंड एटॉमिक नंबर 8। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब इंपॉर्टेंट है। देन नाइट्रोजन सिंबल एंड एटॉमिक नंबर 7। देन कैल्शियम सिंबल Ca, कार्बन का ओनली C, कैल्शियम का Ca एंड एटॉमिक नंबर 20।
एम्परर अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द डैश। एम्परर अशोका ने बुद्धिज्म को कब अडॉप्ट किया था? देन आफ्टर द कलिंगा वार ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। तो करेक्ट आंसर कलिंगा वार। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अशोका ने बुद्धिज्म कलिंगा वार के बाद में अडॉप्ट किया था। एंड कलिंगा वार कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, 261 BC। वेरी इंपॉर्टेंट डेट आप लोग याद रखिए, 261 BC। कलिंगा वार जो है ये मेंशन कहाँ पे है? देन जो अशोका के 13 रॉक एडिक्ट है, 13 रॉक एडिक्ट में कलिंगा वार के बारे में मेंशन है दैट इट वाज अ वेरी हॉरिफाइंग इवेंट, जिसके बाद अशोका ने धम्मघोषा को रिप्लेस किया विद भेरी घोषा जो था, दैट इज़ फिजिकल कन्क्वेस्ट। भेरी घोषा BERI भेरी घोषा, उसको धम्मघोषा दैट इज़ रिलीजियस कन्क्वेस्ट के साथ रिप्लेस किया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कलिंगा वार जो है ये मोस्ट फेमस वार है ऑफ एम्परर अशोका एंड बिटवीन द स्टेट ऑफ कलिंगा। कलिंगा के कौन से प्लेस में पड़ता है? देन प्रेजेंट डे ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश एरिया में कलिंगा का स्टेट पड़ता है। हु वाज अशोका? अशोका वाज द सन ऑफ बिंदुसारा एंड वाज द गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन ड्यूरिंग हिज फादर्स रीजन। देन अशोका के मदर का नेम क्या था? शुभाद्रंगी। एंड उनके वाइफ का नेम देवी और विदिशा। शी वॉज ए प्रिंसेस ऑफ उज्जैनी। देन अशोका ने जो बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था वो कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क के अंडर उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया था? उपगुप्ता। वेरी इंपॉर्टेंट नेम। देन कलिंगा रीजन कहाँ पे है? प्रेजेंट डे ओडिशा आंध्र प्रदेश के एरिया में बिटवीन महानदी एंड गोदावरी रिवर्स। बैटल ऑफ बक्सार कब हुआ था? 1764। ईयर आप लोग याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 22 अक्टूबर 1764 बिटवीन हेक्टर मुनरो एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम। मीर कासिम के कंबाइंड फोर्सेस में कौन कौन थे? शुजाउद्दौला, शाह आलम एट्सेट्रा, ये इन सब थे। इंपॉर्टेंट नेम याद रखिए, हेक्टर मुनरो एंड मीर कासिम 1764। इन दिस बैटल मीर कासिम हार गए थे, हेक्टर मुनरो जीत गए थे, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ। किसके किसके बीच में? देन रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम सेकेंड के बीच में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ ऑन 12 अगस्त 1765। बैटल ऑफ हल्दीघाटी किस किस के बीच में हुआ था? 1576 में हुआ था। ईयर इंपॉर्टेंट है, 18 जून 1576 बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर। बैटल ऑफ तरेन किस किस के बीच में हुआ था? देन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को डिफीट कर दिया, हरा दिया। लेकिन जब सेकंड बैटल ऑफ तरेन हुआ 1192 में, यहाँ पे ऑलमोस्ट मोहम्मद घोरी इस तरीके से हार चुके थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इनको जाने दिया ये सोच के कि ये दोबारा से अपने गलती से सीखेंगे। बट इन्होंने जब वापस गए, वापस जाने के बाद ये और अपना ताकत बढ़ा के इन्होंने फिर से एक बार चालबाजी से आप बोल सकते हैं, जय शाह के, नॉट जय शाह, जय चौहान का हेल्प लेके, जयचंद का हेल्प लेके मोहम्मद घोरी ने डिफीट कर दिया पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ये याद रखिए, पृथ्वीराज चौहान कितने? फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन थर्ड। एंड 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तरेन में हार गए एंड इनको ऑलमोस्ट किल कर दिया। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड? मोस्ट टाइम जोन्स फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन से कंट्री का है? देन फ्रांस का है 12, यूएसए का है 11, रशिया का है 11 एंड यूनाइटेड किंगडम का है 9। तो इसी से आप देख सकते हैं किसका है सबसे ज़्यादा? देन फ्रांस का सबसे ज़्यादा है। अगर ये एंटार्क्टिक रीजन को लें, वैसे टाइम जोन जो काउंट किया जाता है एंटार्क्टिक जोन को नहीं लिया जाता है। एंटार्क्टिक जोन को लेने से फ्रांस के 13 टाइम जोन्स है, बट वी विल नॉट कंसिडर दिस नंबर। फ्रांस के करंट टाइम जोन्स कितने हैं पूछे जाने से? 12 एंड करेक्ट आंसर कंट्री विथ मोस्ट टाइम जोन फ्रांस। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, मैंने मेंशन कर दिया ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज़ का टाइम जोन्स। दिस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड याद रखिए, काफ़ी है। फोर्थ किसका है? ऑस्ट्रेलिया। फिफ्थ है ग्रेट ब्रिटेन। इस तरीके से आप टॉप 5 कंट्रीज़ याद रख सकते हैं। अगर टाइम जोन याद रखना है देन फ्रांस, रशिया एंड यूके, इन तीनों का याद रखने से ही होगा। सेकेंड में है रशिया, थर्ड में है यूएसए। ये आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ये सब बता दिया है, आप लोग PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा। देन रशिया जो है, कुछ हम इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मोस्ट टाइम जोन्स पूछा, कंट्री विथ मोस्ट टाइम जोन, इसी के साथ हम सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कंट्रीज़ देख लेते हैं। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा है? रशिया।
देन क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सा है करंटली? एस्टोनिया। हमें कैसे पता चलता है? देन अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स। वर्ल्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स में एस्टोनिया ने टॉप किया है, इट स्कोर्ड 75.3 आउट ऑफ 100। स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Who topped the Environment Performance Index in 2024? Then Estonia, and currently considered the cleanest country. Which is the happiest country in the world? Then Finland. इन्होंने consecutive time 8 टाइम consecutively World Happiness Index में, World Happiness Report में टॉप किया है. Then US has the world's largest road network. वर्ल्ड का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क जो है US का है. सेकेंड है इंडिया का, थर्ड है चाइना का. सेकेंड किसका है? इंडिया का. बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिए. US जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोड नेटवर्क स्पैनिंग 6.6 मिलियन किलोमीटर. देन लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क स्टेशन कहाँ पे है? लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल इन न्यूयॉर्क सिटी. कितने प्लेटफॉर्म्स है? देन 44 प्लेटफॉर्म्स एंड 67 ट्रैक्स के साथ ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन बनता है. नेम क्या है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल इन न्यूयॉर्क सिटी. याद रखिए आप लोग, यूएसए में है. अमेरिका का जो है दैट इज़ यूएसए का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क. देन अमेरिका. सेकेंड किसका है? चाइना. थर्ड रशिया. फोर्थ है इंडिया का. इंडिया का कितना है रेलवे नेटवर्क की पोजीशन में? फोर्थ. ये भी आप लोग याद रखिए कितना है. देन 65,000 किलोमीटर. वही अगर आप अमेरिका का बात करें 2,50,000 किलोमीटर. इसका आप याद नहीं रखने से भी होगा, बट इंडिया का याद रखिए 65,000 किलोमीटर लॉन्ग इंडियन रेलवेज. Which of the following acids is released by gastric glands present in the stomach? Gastric glands following options में से कौन सा एसिड सिक्रेट करता है हमारे स्टोमक में? देन करेक्ट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl एसिड प्रोड्यूस करता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो डाइजेशन में एज वेल एज वेरियस अदर फंक्शंस में हेल्प करता है. इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्कवर किसने किया था? देन जबीर इब्न हय्यन ने डिस्कवर किया था इन 800 AD. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे ह्यूमन स्टोमक में प्रोड्यूस करता है पेरिएटल सेल्स, जो म्यूकोसा ऑफ द इनर लाइनिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है सिचुएटेड है. जो ये एसिड्स जो है दैट इज़ पेरिएटल सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, जिससे डाइजेशन एज वेल एज अदर एक्टिविटीज़ में हेल्प होता है. विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन जो है हमारे स्टोमक में एक्टिवेट होता है, सप्लाइंग हाइड्रोजन आयंस. ह्यूमन बॉडी लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करता है. फॉर्मिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? देन एंट के स्टिंग में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है. ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए. इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड उनसे जो सब्सटेंस डाइजेस्ट होते हैं वो सब देख लेते हैं. डिफरेंट ग्लैंड्स प्रोड्यूस डिफरेंट एंजाइम्स. जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं एमिलेस एंड इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च. स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के जो एंजाइम्स है वो हेल्प करते हैं, एमिलेस. एंड स्टार्च ब्रेक डाउन, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है एग्जाम्स में, तो आप लोग ध्यान दीजिए. गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से हैं? देन पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है. पेनक्रेटिक जूसेस ट्रिप्सिन, लिपेस, एमिलेस, ये प्रोटीन, फैट एंड स्टार्च इन तीनों को ही ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कौन से हैं? देन पेप्टिडेस, सर्कस, लैक्टस, मल्टस, ये सब जो शुगर एलिमेंट्स है उन सबको ब्रेक डाउन में हेल्प करता है. शुगर का जब लेवल डेफिशिएंसी होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो हमें डायबिटीज़ होता है. कौन सा वो पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसके डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आपका होमवर्क है. देन हमारा बाइल जूस कौन सा ऑर्गन सिक्रेट करता है? देन लिवर सिक्रेट करता है एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स. नेम द ओनली सी इन द वर्ल्ड दैट डज नॉट हैव अ लैंड बाउंड्री. फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन से सी का लैंड बाउंड्री नहीं है? देन सरगासो सी इज़ द ओनली सी. आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज सरगासो सी विच डू नॉट हैव अ लैंड बाउंड्री. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया सरगासो सी. द सरगासो सी इज़ अ रीजन इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन के मिडिल में है सरगासो सी, एंड इसका कोई कोस्ट लाइन नहीं है बिकॉज ये लैंड से बाउंडेड ही नहीं है. इसका जो वेस्ट साइड में गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक करंट, ईस्ट में कैनरी करंट एंड साउथ में नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है. ये जो सिस्टम ऑफ ओशन करंट है जो ये फॉर्म करता है इसके बाउंड्रीज में, उसे नॉर्थ अटलांटिक गैर कहा जाता है. ये आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है. एंड इसी रीजन में एक रूटलेस ग्रास है जिसका नेम है सरगसम. ये इस सी के नेम पे ही रखा गया है, सरगासो सी के नेम पे. सरगसम इज़ द ग्रास दैट फ्लोट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ दिस रीजन.
देन ऑप्शंस के जो सीज मेंशन थे वो देख लेते हैं। पेचोरा सी आर्कटिक सी में है, रशिया में लोकेटेड है। एमंडसन सी ये कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है। एमंडसन गल्फ ये अलग है, आप एमंडसन सी एंड गल्फ में कंफ्यूज मत होइए। एमंडसन गल्फ जो है वो कनाडा में है, हाउएवर सी इज इन अंटार्कटिका। देन आइरोइस और आइरोइस सी कहाँ पे है, वो फ्रांस में है एंड इज ए पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। देन कुछ इंपॉर्टेंट सीज देख लेते हैं। फर्स्ट इज रेड सी। रेड सी को एरिथ्रियन सी भी कहा जाता है। ये कौन से कंटिनेंट को कनेक्ट करता है, देन अफ्रीका एंड एशिया को कनेक्ट करता है। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट ये ओशन कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द ओशन थ्रू बब एल मंडब स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ एडन। रेड सी कौन से कनेक्ट करता है, देन बब एल मंडब स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। देन कंट्रीज बॉर्डरिंग द रेड सी आर सऊदी अरबिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, एरिथ्रिया एंड जिबौटी। सेड सी ये आप निमोनिक बना के याद रख सकते हैं, दैट इज सेड, सऊदी अरबिया, जिबौटी। सी सूडान, एरिथ्रिया, इजिप्ट एंड जिबौटी। देन ब्लैक सी। ब्लैक सी एक इनलैंड सी है, यूरोप एंड तुर्की के बीच में है, दैट इज Europe and Anatolian Peninsula which falls in Turkey. It connects Atlantic Ocean to the Mediterranean and Aegean Sea. Atlantic Ocean को Mediterranean Sea के साथ कौन कनेक्ट करता है, then Black Sea. Very important question, बहुत बार पूछा गया है। Countries bordering Black Sea include Romania, Bulgaria, Ukraine, Russia, Georgia, Turkey. यूक्रेन, रशिया, बल्गेरिया, रोमानिया ये सभी न्यूज़ में है, सबसे ज़्यादा यूक्रेन, रशिया। तो ब्लैक सी इज़ इम्पॉर्टेंट। देन रिमेंबर करने का जो ट्रिक है वो है ब्लैक कॉफ़ी जो है ब्रू, ब्रू इज़ ग्रेट, इस तरीके से आप याद रखिए निमोनिक बना के। कैस्पियन सी। कैस्पियन सी अर्थ का लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी है, लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ द अर्थ। देन कैस्पियन सी इट कनेक्ट्स यूरोप विथ एशिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिए। कंट्रीज बॉर्डरिंग कैस्पियन सी इंक्लूड रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। ऋतिका इस तरीके से निमोनिक बना के आप याद कर सकते हैं दी बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ कैस्पियन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन राजस्थान। लार्जेस्ट जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है राजस्थान में वो है लूनी रिवर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया लूनी। इसी के साथ आप कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो वेस्ट फ्लोइंग है देख सकते हैं, पिक्चर में मैंने मेंशन कर दिया है। ये देखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो इंपॉर्टेंट है वो इंक्लूड करते हैं लूनी, भद्रा, सबरमती, शत्रुंजी, माही, नर्मदा, भांदर, तापी, वैतरणा, मंडोवी, ज्वारी, काली नदी, शरावती, भरतपुझा, पेरियार, पंबा। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आप लोग याद कर लीजिए इनके नेम्स, इंपॉर्टेंट है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लूनी। इसी के साथ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लूनी कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, देन नाग पहाड़ या फिर नागा हिल जो पुष्कर वैली में लोकेटेड है ऑफ द अरावली रेंज, अमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में ओरिजिनेट होता है। स्टेट कौन सा, राजस्थान। इट इज़ लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ राजस्थान। एंड ये कहाँ पे जाके ड्रेन होता है, देन रन ऑफ कच्छ गुजरात में ड्रेन होता है। जसवंत सागर डैम एक इम्पॉर्टेंट डैम है जो 1892 में महाराजा जसवंत सिंह ने बिल्ड किया था, किस रिवर के ऊपर, देन लूनी रिवर के ऊपर। एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। अदर इंपॉर्टेंट डैम इंक्लूड सरदार समन, जवाई डैम, दिस आर इंपॉर्टेंट डैम्स ऑन रिवर लूनी। हाउएवर जसवंत सागर डैम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। देन चंबल रिवर इज़ अ पार्ट ऑफ यमुना रिवर सिस्टम। एंड चंबल रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होता है इन दी सिंगार चोरी पिक इन द विंध्या माउंटेन नियर मनपुरा इन माओ डिस्ट्रिक्ट। माओ डिस्ट्रिक्ट बी आर अम्बेडकर जी के साथ आप एसोसिएट करके याद कर सकते हैं, यही से चंबल रिवर ओरिजिनेट होता है। चंबल रिवर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से फ्लो होता है एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। डैम्स कौन कौन से हैं, देन राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर डैम, कोटा बैरेज एंड गांधी सागर डैम। ऑल दिस डैम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो चंबल रिवर में आप लोग याद कर लीजिए। देन बनगंगा रिवर। बनगंगा रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, बैरात हिल जो जयपुर राजस्थान में है वहीं पे ओरिजिनेट होता है। ये भी एक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर का। एंड बनगंगा रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। वाई, देन ऐसा बिलीव है कि अर्जुन जी ने एक एरो शूट किया था, दैट इज़ तीर मारा था, जिस वजह से ये जो बनगंगा रिवर है वो ओरिजिनेट हुआ। तो महाभारत के साथ भी एसोसिएटेड है, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड जमुआ रामगढ़ डैम जो है
वो इस रिवर के अक्रॉस में सिचुएटेड है। बंगंगा रिवर के अक्रॉस डैम कौन सा है? देन जम्मू और रामगढ़ डैम। बनस रिवर अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर, इट ओरिजिनेट्स इन खमनोर हिल्स ऑफ अरावली इन नियर राजसमंद राजस्थान। राजस्थान में ही ओरिजिनेट होता है बनस रिवर, एंड बनस रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। देन बनस रिवर जो है वीरों के मत से ओरिजिनेट हुआ है, इस तरीके से भी ऑप्शन देता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। What does Article 61 of the Indian Constitution deal with? Article 61 of the Indian Constitution deals with which of the following? Then फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, नेशनल इमरजेंसी 352। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसी के साथ इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज पूछा जाता है एग्जाम्स में। इम्पीचमेंट के लिए जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने मिसकंडक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने के लिए ही उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। इम्पीचमेंट का जो रिकमेंडेशन है किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, जिसके बाद 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना पड़ेगा, जिसके बाद अदर हाउस में सेंड किया जाता है। अदर हाउस उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है, इसीलिए उसे इन्वेस्टिगेटिंग हाउस भी कहा जाता है। उसके बाद दोनों हाउसेस से अगर ये एग्री हुआ एंड स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया दोनों हाउसेस से, देन प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड, दैट इज ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट स्टैंड्स वेकेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। एंड मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का प्रोसेस समझा दिया, होप आप लोग को समझ आया होगा। इसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस आर्टिकल को ऐड किया गया था एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। उससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट या फिर कमेंस किया गया था तब नहीं था, 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़े गए 42nd अमेंडमेंट से? देन 10। कौन से कमिटी के रिकमेंडेशन से? देन स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन से। लेकिन करेंटली कितने हैं? देन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। एक और कब ऐड हुआ? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से ऐड हुआ द 11 फंडामेंटल ड्यूटी, एंड टुडे वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटी का जो आइडिया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएसएसआर भी दे देगा आपको ऑप्शन में, क्योंकि पहले यूएसएसआर था रशिया, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, दैट इज़ आप कोर्ट में नहीं जा सकते अगर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ वायलेट हो तो, या तो फिर आप नहीं माने, कोई नहीं माने फंडामेंटल ड्यूटीज़। देन प्रेसिडेंट जो है हमारे, ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। इसी के साथ हम इमरजेंसीज़ के टाइप्स देख लेते हैं। हमारे प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसीज़। कौन डिक्लेयर कर सकता है? प्रेसिडेंट। कितने टाइप के इमरजेंसीज है इंडिया में? देन 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। व्हाट आर दोज? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 352। कौन डिक्लेयर कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्री। 3 ग्राउंड्स में, कौन से ग्राउंड में? देन 3 ग्राउंड में डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। दिस आर द 3 ग्राउंड्स ऑन विच नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। एंड इस प्रोविजन को कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 से ऐड किया गया था द प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इनिशियली जब अगर अप्रूव हो गया नेशनल इमरजेंसी बाय पार्लियामेंट एंड कंट्री में लागू हो गया नेशनल इमरजेंसी, तो इनिशियली ये 6 मंथ के लिए लास्ट कर सकता है एंड इनडिफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड हो सकता है। इनिशियली कितने पीरियड के लिए लास्ट करेगा अगर पूछे? देन 6 मंथ। हाउएवर टाइम पीरियड कितना है मैक्सिमम अगर पूछे? देन इनडेफिनिट, नो टाइम पीरियड, नो टाइम लिमिट। हर 6 महीने में अमेंडमेंट करके या तो फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेके इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, इसका भी कोई लिमिट नहीं है, नो मैक्सिमम पीरियड, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लगाया जा सकता है। इट कैन बी रिवोक्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट एंड इट इज़ प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट।
कौन से ग्राउंड्स में? देन जब हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में क्वेश्चन मार्क हो, दैट इज़ फाइनेंशियली हम स्टेबल ना हो एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। वहीं पे नेशनल इमरजेंसी के 2 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब ऑन द ग्राउंड ऑफ वार या तो फिर एक्सटर्नल एग्रेशन नेशनल इमरजेंसी लगे, दैट इज़ एक्सटर्नल इमरजेंसी, एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबिलियन लगे, देन दैट इज़ इंटरनल इमरजेंसी। ये दोनों पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिए। देन कम्स स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 356 में है। इसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है क्योंकि स्टेट का जो भी पावर है, स्टेट का लेजिस्लेटिव से लेके एवरीथिंग कम्स ऑन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट अपने हिसाब से स्टेट को चलाता है। दैट इज स्टेट इमरजेंसी इज ऑल्सो नोन एज, दैट इज वाई प्रेसिडेंट्स रूल। एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकता है 3 ईयर्स का। 6 महीने के लिए इनिशियली लगता है एंड इस तरीके से ये लोग रिन्यू कर सकते हैं, बट टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। आप याद रखिए, नेशनल इमरजेंसी अनलिमिटेड, फाइनेंशियल इमरजेंसी अनलिमिटेड, हाउएवर स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 ईयर्स। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। इसी के साथ अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए देन आप लोग कमेंट करें, एंड अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है देन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा लगा। थैंक यू।